अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल ट्रेनिंग मॉड्यूल का जो आईएल्ट्स में जो जनरल ट्रेनिंग है उसका रीडिंग का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आज। ठीक है, जिसमें पहली वाली टाइप है मैचिंग हेडिंग्स, मैचिंग फीचर्स और समरी कंप्लीशन। ठीक है, इससे पहले हमने 3 टाइप्स करी थी, मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन और मैचिंग इन्फॉर्मेशन। तो हम बाकी की 3 टाइप्स करेंगे आज। अच्छा, अब इसमें जो मैचिंग इन्फॉर्मेशन है, मैचिंग हेडिंग जो है, इसमें ये होता है कि जैसे ये हेडिंग्स दी हुई हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 हेडिंग्स दी हुई हैं, सही है। और उसके साथ साथ सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तकरीबन 9 हेडिंग्स दी हुई हैं। और पैराग्राफ देख लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 6 पैराग्राफ हैं। तो नॉर्मली होता क्या है कि ये जो मैचिंग हेडिंग्स वाले होते हैं, इसमें जो नंबर ऑफ हेडिंग्स हैं वो हमेशा 2 या 3 ज़्यादा होती हैं, जस्ट टू मेक अ कैंडिडेट कंफ्यूज। अच्छा, अगर जितने पैराग्राफ हैं उतनी हेडिंग हो तो इट विल बी वेरी इजी फॉर द कैंडिडेट टू ऑप्ट के भाई इसका ये वाला आंसर हो गया, इसका ये वाला हो गया, तो सारे मैच हो जाएंगे। लेकिन अगर 2 से 3 हेडिंग एक्स्ट्रा होती हैं प्लस वो रेलिवेंट होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो उनमें ऐसे वर्ड्स हों जिससे टॉपिक का ताल्लुक ना हो, तो वो इट सीम्स रेलिवेंट विद द टॉपिक। लेकिन फिर वो इसमें देखना होता है कि किस तरह करेंगे। अच्छा, अब अगेन प्रॉब्लम वही है कि जनरल ट्रेडिंग में क्योंकि रीडिंग का मटेरियल कंपैरेटिवली इजी होता है एकेडमिक से, लेकिन फिर भी अगर स्टूडेंट की रीडिंग के अंदर वोकेबलरी वीक है, सिनोनिम्स वीक हैं, सो ही माइट हैव प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। और अगेन वही कि 2 तरह के रीडर होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, एक एविड रीडर होते हैं और एक एवरेज रीडर होते हैं। तो जो एविड रीडर होते हैं, जिसको हम एक्सपर्ट रीडर कहते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं और कीवर्ड निकालते हैं और अपने आंसर निकाल लेते हैं। जो एवरेज रीडर होते हैं, क्योंकि वो आम जिंदगी में इतना रीड नहीं करते, तो फिर उनको थोड़ा सा समझना पड़ता है, थोड़ा सा कीवर्ड पे ज़्यादा फोकस करना होता है कि कौन सा सही आंसर होगा, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट द राइट आंसर इन द शॉर्टर टाइम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें, जैसे अब ये पहला वाला पैराग्राफ है, ये वाला द न्यूज़पेपर प्रोडक्शन की बात हो रही है। प्रोडक्शन प्रोसेस हैज़ कम लॉन्ग वे फ्रॉम ओल्ड। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा कौन सा कीवर्ड है जो यहाँ से मैच कर रहा है। ठीक है, अब देखें जैसे रिटर्न एडिटर टाइप अल्टीमेटली प्रिंटेड वन बाउंडिंग विद जर्नलिस्ट वर्किंग ऑन अपर फ्लोर, printing presses going on to the ground floor. These days, the editors, sub-editors, and journalists who put the paper together are likely to find themselves in a totally different building or maybe in different cities. तो ये different cities पे और different जगहों पे सारा काम करते हैं बेसिकली। तो ये इससे रिलेट हो रहा है ये वाला स्प्लिट लोकेशन फॉर न्यूज़पेपर प्रोडक्शन, क्योंकि शुरू में ये प्रोडक्शन का जिक्र आया था, प्रोडक्शन प्रोसेस का। ठीक है, तो अब हमने इससे कीवर्ड से अंदाज़ा लगाया कि ये इसकी बात हो रही है, तो हमने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, दिस विल बी द राइट आंसर, स्प्लिट लोकेशन फॉर न्यूज़पेपर प्रोडक्शन। ठीक है, अब हम इसी तरीके से सेकंड पैराग्राफ में जाएंगे। ये देखें, हम यहाँ पे आए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है वंस द फिनिश न्यूज़पेपर हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग एडिशन, ऑल द पेजेस आर ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम प्री प्रेस सेंटर टू द प्रिंटिंग सेंटर। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो पैराग्राफ की शुरू की 2 लाइनें होती हैं और आखिरी की 2 लाइनें होती हैं, स्टार्टिंग में उसका इंट्रोडक्शन होता है और आखिर में उसका कंक्लूजन होता है, तो यूजुअली हमें वहाँ से भी कीवर्ड मिल जाते हैं कि कौन सी हेडिंग इस पर जाती है। अब हम इसको देखें, अगर फ्रॉम द प्री प्रेस सेंटर टू द प्रिंटिंग सेंटर, तो अभी देखें गेटिंग द न्यूज़पेपर टू द प्रिंटिंग सेंटर, तो ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है। हम इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। अब इसी तरीके से हम तीसरे वाले पे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है तीसरा वाला पैराग्राफ है, द रोबोट प्रिंसिपल जॉब। ठीक है, अब इसमें ये जो है डिस्कस कर रहा है इसके बारे में, रोबोट्स के बारे में, और प्लैनेट ह्यूज रीच एमर्जेस, और न्यूज़पेपर वन द साइज द डे पेपर, पब्लिशिंग ऑर्डर डिटरमिन्ड एट हेड ऑफिस, और उसके बाद एलपीजीज आर प्रोग्राम्ड। ठीक है, जो एलजीवीज हैं आर प्रोग्राम टू गो अबाउट देयर वर्क, एलजीवीज कलेक्ट करते हैं अप्रोप्रिएट साइज। तो ये बेसिकली एलजीपी के बारे में बता रहा है, एलजीवीज के बारे में बता रहा है कि एक्चुअली इनका प्रोग्राम होता है, ये किस तरीके से वर्क करते हैं, सारा प्रोसेस करते हैं। तो अब दैट गोज टू द एलजीवीज मेन फंक्शन, उसके मेन फंक्शंस के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो दैट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर पैसेज में से जो है वो आंसर इन स्टार्टिंग और क्लोजिंग में से मिलेगा। मोस्टली क्या होता है कि हमें आइडिया हो जाता है कि इंट्रोडक्शन में क्या बात हो रही है टॉपिक से, वहाँ से कीवर्ड भी मिल जाते हैं।
सम टाइम एंड से हमें कीवर्ड मिल जाते हैं, बट ऐसा नहीं कि बीच का बिल्कुल देखना नहीं है, बीच का भी आपने स्किमिंग करना है, तो यू कैन सम टाइम फाइंड द आंसर फ्रॉम द मिड। ठीक है, अच्छा अब हम जाते हैं ये हो गया तीसरा। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन 4 की तरफ। 4 में जो है अगर आप गौर से देखें तो ये बात हो रही है द वन ऑफ द 4 पास्टर रोबोट्स मूव्स इन। तो बेसिकली किसकी बात हो रही है इस पैराग्राफ में? रोबोट्स की बात हो रही है। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है कि डिजाइन टू द जॉब इन ट्रिम्स द पेपर नीटली एंड पेपर द रील फॉर द प्रेस इफ रिक्वायर्ड, रील कैन बी लोडेड डायरेक्टली ऑन टू द प्रेस इफ नीडेड इमीडिएटली। फिर LGV जो है वो टेक्स इट टू द स्टोरेज एरिया ले जाते हैं, दूसरी चीज। ठीक है, व्हेन द प्रेस कंप्यूटर कॉल्स फॉर द रील, LGV टेक्स इट टू द रील लोडिंग एरिया फॉर द प्रेस, then it lifts the reel into the loading position and places it the correct spot with the complete accuracy. फिर उसके बाद each reel is used up, the press drops the heavy cardboard core into the waste bin, when the bin is full another LGV is collected. तो ये मुख्तलिफ रोबोट जो हैं वो मिल के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको अगर देखें तो यहाँ पे हम इसका ये आंसर लिख सकते हैं कि इससे मैच कर रहा है रोबोट्स वर्किंग टुगेदर। ठीक है, सारे रोबोट्स मिलके काम कर रहे हैं, पूरा उसको प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब इसमें अगेन आप अगर गौर से देखें तो LGVs की बात हो रही है। ठीक है, और गेट क्लोजर व्हीकल अंटिल द पाथ इज क्लियर, द कंपनी हैज चूजन लेजर गाइड फंक्शन सिस्टम व्हीकल बिकॉज प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर सेज। अब ये सारी चीज़ इसी से रिलेटेड है, यानी कि ये आपके रोबोट्स के बारे में ही मजीद डिटेल बता रहा है कि जब उसकी बैटरी जो है वो तकरीबन कम हो जाती है तो वो उसको जो है वो इटसेल्फ लाइन एंड गो टू द नियरेस्ट बैटरी मेंटेनेंस पॉइंट पे ले जाता है, फिर वहाँ से बैटरी रिप्लेस हो जाती है। तो एक्चुअली ये बता रहा है कि आपने उसको कैसे कंट्रोल करना है, यानी कि कंट्रोलिंग द रोबोट्स दिस इज कंट्रोलिंग द रोबोट्स। कैसे कंट्रोल करना है ये देखें, पूरा बता रहे हैं इसमें कि ऑल दिस इज अचीव विद द एब्सोल्यूट मिनिमम ह्यूमन इनपुट एंड मच रिड्यूस्ड एट द रिस्क ऑफ एनर्जी टू पीपल वर्किंग इन द प्रिंटिंग एरियाज। ठीक है, तो इंसान के बगैर उसको जो है वो सारा प्रोसेस किया जाता है, यानी कि उसको कंट्रोल किया जाता है। किसको? रोबोट्स को। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया नेक्स्ट वाले का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर 6 और लास्ट वन। अब लास्ट वन में ये बता रहा है हमें द क्वेश्चन न्यूज़पेपर वर्क्स मस्ट। अब ये छोटा पैराग्राफ होता है ना, तो उसमें तो शुरू का 2 लाइनें और आखिर की 2 लाइनें है ही नहीं। इसमें तो बेसिकली पूरा पैराग्राफ ही 2-2.5 लाइनों के अंदर है, तो मैं पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर रोबोट्स आर राइटिंग द न्यूज़पेपर एज वेल एज रनिंग द प्रिंटिंग सेंटर आउट द लेटेस्ट एडिशन एवरी मॉर्निंग। ठीक है, तो ये बात कर रहा है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की, तो दैट विल बी द राइट आंसर, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, तो अब मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको जो पॉइंट है वो दोबारा एक दफ़ा रिकॉल कर देता हूँ कि जो यूजुअली जो शुरू की लाइंस होती हैं और आखिरी की लाइंस होती हैं उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होता है। यू मे गेट दी कीवर्ड्स विच मैच विद योर हेडिंग, विच मैचेस विद योर हेडिंग, आप उसको देख सकते हैं। और लेकिन ऐसा नहीं कि बीच में आपने देखना नहीं है, बीच में भी आपने उसको स्किम करना है, तो सम टाइम वो बीच में भी क्लू दिया हुआ होता है, तो एक सरसरी तौर पर पढ़ना है, बट फोकस आपने शुरू और आखिर में करना है ताकि आप अपने आंसर को जल्दी से पिक कर लें। और कीवर्ड से जाना है हमेशा, जैसे अब मैंने बताया था पहले वाले का वो स्प्लिट लोकेशन फॉर द न्यूज़पेपर प्रोडक्शन, तो हमने देखा था यहाँ पे डिफरेंट लोकेशंस की बात हो रही थी। ठीक है, इस वाले में गेटिंग द न्यूज़पेपर फॉर द प्रिंटिंग हमने देखा था कि यहाँ से ये सारा मिल गया था हमें आंसर। ठीक है, तो उसका कीवर्ड उसके अंदर बीच में छुपा हुआ होता है। यहाँ पे LGVs की बात हो रही थी, फिर रोबोट्स वर्किंग टुगेदर की बात हो रही थी, फिर यहाँ पे वो कंट्रोलिंग कैसे होती है उनकी। तो ये अब जैसे ये वाला और ये वाला, ये दो जो सवाल मिक्स हो जाते हैं। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि रोबोट्स वर्किंग टुगेदर यहाँ लिख देते हैं, कंट्रोलिंग द रोबोट्स यहाँ लिख देते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा बारीक से डिफरेंट होता है। जैसे पता चल जाता है कि यहाँ पे ये प्रोग्राम की बात कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि वो कैसे काम करते हैं, और यहाँ पे वो बता रहा है कि कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उसने बताया था नीचे इसमें कि वो ह्यूमन के बगैर ये सारा काम हो जाता है मिनिमम ह्यूमन इनपुट के, तो इसका मतलब है ये कंट्रोलिंग की बात हो रही है। तो वो बहुत ज़्यादा नियरेस्ट ऑप्शन होते हैं, तो जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होती है। बट अगेन एंड अगेन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और रिव्यू नहीं करेंगे, चीज़ों को समझेंगे नहीं, तो आपका वही स्कोर रहेगा। तो अगर आपकी जितनी रीडिंग की स्किल्स बचपन से लेके आज तक डेवलप्ड है, उसको शॉर्ट टाइम में तो ना आप वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकते हैं, ना सिनोनिम इंप्रूव कर सकते हैं, एक लिमिटेड कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन स्किमिंग और स्कैनिंग आप शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। बट अगेन यू नीड टू फॉलो द ट्रिक्स, कि आपको अगर ये ट्रिक्स आप फॉलो करेंगे तो आप टाइमली मैक्सिमम सही आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन मैचिंग दी हेडिंग्स। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन टाइप 2।
जो क्वेश्चन टाइप 2 है दैट इज कॉल्ड मैचिंग फीचर्स। अब ये मैचिंग फीचर्स ना समटाइम थोड़ा सा अजीब से क्वेश्चन लग रहे होते हैं। जैसे आप अगर इधर देखें कि ये एक चार्ट दिया हुआ है कि आपने चूज करना है ए से लेके सी तक के, और यहाँ पे इसने दिया हुआ है कि ए का मतलब ये है, बी का मतलब जेनु जेनु, एल को एल जी बो, यू के डब्ल्यू यू, ये 3 ऑप्शन है। ये आपने बताने के ये कहाँ पे जिक्र हुआ है, ठीक है, इस पैसेज के अंदर से। सही हो गया। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं कि सीक्वेंस में हो, ये रैंडम ऑर्डर के अंदर भी हो सकते हैं, यूजुअली रैंडम ही होते हैं। अब अगर हम देखें इस पूरे पैसेज में, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो वर्ड हैं ये कहाँ लिखे हुए हैं, कौन से वाले वर्ड, ये वाले, ये वर्ड पैसेज में कहाँ लिखे हुए हैं, तो वहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका 2 तरीके हैं, या तो आप पहले ये देख लें कि ये वाले जो वर्ड हैं, ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड कहाँ लिखा है, पहले उसको जाके अंडरलाइन कर लें या उसको बोल्ड कर लें। फिर उसके बाद ये जो कीवर्ड है इससे मैच करें कि भाई जैसे एविडेंस की बात हो रही है, मेटल वर्कर्स आर हाईली स्किल्ड, इसका जिक्र कहाँ हो रहा है, ठीक हो गया। अब हम जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको देखते हैं शुरू से कि भाई कहाँ कहाँ पे जिक्र है इनका। जैसे ये इधर जिक्र हुआ है इसका एक, ठीक है, पहले वाले का, सही है, इधर जिक्र हुआ है, ठीक है। और जो दूसरा वाला है जेनी, JEEN E वाला, इसका भी जिक्र हुआ है इसमें, इस जगह पे हुआ है जिक्र, ये देखें गौर से, इधर देखें इसका जिक्र हुआ है। तो इससे आप हाईलाइट हो गए कि अच्छा ये जिक्र कहाँ कहाँ हुआ है, तो हमारे आंसर इसी के करीब करीब हमें मिल जाएंगे। अब तीसरा वाला जो है, थर्ड वाला, दिस वन, ये आपको सिर्फ यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब आप देखें, सबसे पहले हम इस वाला देखते हैं, इस वाले से स्टार्ट करते हैं। इसको रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं, ऊपर से भी कर सकते हैं जैसे। अब आप और गौर से देखेंगे क्या लिखा हुआ है, have only begun to hint at political organization Nigerian society during the first millennium AD. The richness and their richness and expertise have been their richness and artistic expertise have been well demonstrative at the site of this, ठीक है। अब मैं दोबारा आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, देखें, नाइजीरियन लेट फर्स्ट मिलीनियम एडी, द रिचनेस एंड आर्टिस्टिक एक्सपर्टीज हैव बीन वेल डेमोन्स्ट्रेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इससे कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला, देयर इज एन एविडेंस दैट मेटल वर्कर्स वर हाईली स्किल्ड, ठीक है। जो हाईली स्किल्ड का मतलब आर्टिस्टिक एक्सपर्टीज, ये यहाँ पे इसका जिक्र हो रहा है, अगर गौर से देखें आप, सही है, क्लियर। अच्छा, दूसरा वाला है क्वेश्चन, नो इन्वेस्टिगेशन सर्टन स्ट्रक्चर हैज टेकन प्लेस, नो स्ट्रक्चर। अब सॉरी, मैं पहले वाले का आंसर लिखना भूल गया, सी, तो मैंने इसका लिख दिया यहाँ पे, टिक कर दिया सी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा वाला है, नो इन्वेस्टिगेशन ऑफ सर्टन स्ट्रक्चर हैज टेकन प्लेस, नो एविडेंस, नो इन्वेस्टिगेशन। नो इन्वेस्टिगेशन का मतलब है जिसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। अब हम इसको देखते हैं, अब अगर हम यहाँ से पढ़ें इसको, विद द लार्जेस्ट, सॉरी इधर से, एक्सीडिंग 22, यहाँ से, द एवोल्यूशन ऑफ द दिस वर्ड, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, कुलाटा, टिचेट कुलाटा सोसाइटी रिमेन्स अनक्लियर, ठीक है, ऑब्सकर्ड बाय द पुअर कंडीशन ऑफ सेटलमेंट साइट्स। तो अनक्लियर का मतलब क्या है कि इन नो इन्वेस्टिगेशन ऑफ सर्टन स्ट्रक्चर हैज टेकन प्लेस, उस स्ट्रक्चर की जो बना था उसकी जो वो है इन्वेस्टिगेशन क्लियर नहीं हुई। अनक्लियर का मतलब है दैट इज नॉट फाइनलाइज, ठीक है। तो अब ये जो है, ये वाला है ए, तो हम इसके आगे लिख देंगे यहाँ पे ए, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। थोड़े से ट्रिकी होते हैं ये क्वेश्चन। अब तीसरा वाला है कि हैबिटेशन कंटिन्यूड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल यूनिट, यानी इसका मतलब है कि जो वहाँ पे रिहाइश अख्तियार कर रहे थे लोग, वो कंटिन्यू हुई आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द पॉलिटिकल यूनिट, का मतलब है जहाँ पे पॉलिटिकल यूनिट जो है उसका डिक्लाइन था, यानी जवाल था। अब इसको उन्होंने देखें कैसे घुमा के यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, क्योंकि जारी बात है जब आप इसको पूरा एक दफ़ा स्कैन करेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा आंसर मुझे किधर मिलेगा। ये यहाँ पर है,
ये हम इसको देखते हैं यहाँ पे। सच एज कंटिन्यूड, ये देखें इधर अभी लिखा हुआ कि वाइल जेनी जेनू वॉज फ्लोरिशिंग, स्पेक्टेकुलर डेवलपमेंट्स वर ऑल्सो टेकिंग प्लेस इन द वेस्ट अफ्रीकन फॉरेस्ट, although limited excavations have only begun to hint at the political organization of Nigerian societies during the late first millennium। तो हिंट कर रहा है कि जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी उसकी वजह से जो है वो मिनिमम क्या हो रहा था, लिमिटेड एक्सकेवेशन, यानी कि कुछ लोग जा रहे थे लेकिन हैबिटेशन कंटिन्यू चल रही थी। ठीक है, ये वाला वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाला। तो थर्ड वाले का आंसर क्या होगा, बी। दिस वन इज बी। ठीक है, अब हम आ रहे हैं फोर्थ वाले पे, डिफरेंट रेजिडेंशियल एरियाज हैड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, नंबर 4। अब इसमें यहाँ पे जिक्र हुआ है इसका फर्स्ट पैरा में, इधर ये देखें इधर अगर आप देखें तो एनिमल्स वर एट द प्रीमियम ऑफ 4 लेट हायरार्की हैज बीन डिस्कवर्ड दैट इट्स टाउन अदर सेटलमेंट एट 4 लेवल्स ऑफ इंपॉर्टेंस बेस्ड ऑन साइज, फंक्शन एंड टाइप ऑफ बिल्डिंग। यानी कि इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि डिफरेंट रेजिडेंशियल एरियाज हैड अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये किस में बात हो रही है इसकी, इस वाले ऑप्शन में बात हो रही है जिसको हम कह रहे हैं ए। ठीक है, दिस वन, तो दैट विल बी ए, राइट। तो ये सवाल थोड़े से ट्रिकी होते हैं, बट अगेन वही वाली बात है, अगर इससे रिलेट इस तरह का कंटेंट आपने पहले पढ़ा हुआ है तो यू कैन पिक इट इजीली। अदरवाइज थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना होगा, देन यू विल फाइंड योर आंसर। सही है, तो ये हो गया हमारा दूसरी टाइप, यानी कि मैचिंग फीचर्स। मैचिंग फीचर्स में अगेन मैं बता दूं आपको, जहाँ पे नंबर लिखे हुए होते हैं वहाँ पे आपने आंसर लगाने, और ये जो 3 वर्ड हैं पॉलिटिकल यूनिट्स जो 3 दिए हुए हैं इनको आपने पहले अंडरलाइन कर लेना है पैसेज में कहाँ इनका जिक्र है, फिर उसके आगे और पीछे की 2 लाइनें आप पढ़ेंगे तो और उसको इससे रिलेट करेंगे तो यू विल बी टू द नियरेस्ट ऑप्शन। ठीक है, लेकिन ये बहुत ईजी नहीं होता, थोड़ा सा आपको डिटेल में समझना होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एग्जैक्ट नहीं लिखते, थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है क्वेश्चन की जो टाइप है वो थर्ड है समरी कंप्लीशन वाली। अब जैसे समरी कंप्लीशन वाले क्वेश्चन होते हैं, अब इसमें देखें लिखा हुआ है कंप्लीट द समरी राइट 1 वर्ड ओनली, यानी जो भी आंसर आएगा वो 1 वर्ड में आएगा, 2 भी नहीं हो सकता। ठीक है, और 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 लिखा हुआ है। कुछ जगहों पे लिखा होता है कंप्लीट द समरी विद 2 वर्ड्स, तो आप 2 वर्ड्स में लिखना होता है, उसमें 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी, लेकिन 3 नहीं लिख सकते। इसी तरह मोर देन 3 वर्ड भी होता है, तो इसमें 1 दिया तो हमें वर्ड देखना। अब इसमें लिखा था स्टेट ऑफ लाइफ एडजॉइंट द डैश इन नाइजेरिया। अब आप इधर देखें क्या वर्ड आएगा यहाँ से, इट्स वेरी इजी, क्योंकि ये जो समरी कंप्लीशन वाले सवाल हैं यूजुअली ये इजी होते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आपको सही लग रहा है, ये नाइजेरियाज फॉरेस्ट, यानी कि यहाँ पर आएगा ये नाइजीरिया के फॉरेस्ट के साथ है FOREST, ये आ गया इसका आंसर फॉरेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हैं ट्रेडेड अ वैरायटी ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेटल सच है, यानी कि ट्रेडिंग होती है वैरायटी ऑफ गुड्स की। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि थ्रू द थॉट टू हैव कम टू प्रोमिनेंस थ्रू इट्स कंट्रोल ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग एवरी गोल्ड एंड पेपर। तो अब इसमें से मेटल कौन सा है, इसमें से मेटल गोल्ड है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल सच है, तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा गोल्ड, तो दैट विल बी द राइट आंसर। फिर हम आगे चलेंगे, फ्लोर रिलीजियस बिल्डिंग्स वर मेड फ्रॉम बिट्स ऑफ डैश। बिट्स ऑफ डैश का मतलब यानी कि जिसका मतलब ये होता है कि वो किस चीज के टुकड़ों के अंदर है। तो अब हम इसको आगे जाके पढ़ते हैं। अब यहाँ देखें ये लिखा हुआ है इन एक्सटर्नल ट्रेड by AD 300 and its world capital was at the peak of its wealth with many shrines featuring elaborative pavements made of pieces of poetry। तो pieces का मतलब क्या हो गया, जो यहाँ पे वर्ड लिखा था bits of, तो pieces के बाद क्या लिखा हुआ है pottery, तो हम यहाँ लिख देंगे pottery। ठीक है, अब चौथे में देयर आर मैनी सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ डैश मेड ऑफ बार्स। वो एग्जाम्पल बतानी है जो मेड ऑफ बार्स से बनी हुई है। अब हम आगे देखेंगे मेड ऑफ बार्स से क्या बना हुआ है, ये क्रिएटिंग बार्स एंड काउटो स्कल्पचर्स। अब क्या बना हुआ है बार्स से,
ये वर्ड ये वर्ड आ रहा है बेसिकली, ठीक है, ये दो वर्ड आ रहे हैं, लेकिन वहां पे आंसर लिखना है एक वर्ड में। तो मेन वर्ड क्या हुआ, स्कल्पचर्स, ठीक है, तो हमने यहाँ लिखना है ये वर्ड, ठीक है। तो यूजुअली ये आसान सवाल होते हैं, क्योंकि सीक्वेंस में होते हैं तो आपको मिल जाते हैं, कीवर्ड से आप देख लेते हैं कि कौन सा आएगा। फिर उसके बाद मेड बार्स ऑफ दिस एंड द पॉपुलेशन लिव्ड ऑन एनिमल प्रोडक्ट्स एंड क्रॉप्स सच एज। तो क्रॉप का मतलब है फसल, यानी कि किस चीज़ पे जिंदा रहते हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है एशियन पॉपुलेशन अपेयर्स टू हैव बीन बेस्ड अपॉन स्मॉल लाइव स्टॉक एंड द कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स, क्योंकि एक वर्ड लिख सकते हैं तो पूरा कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वन वर्ड ओनली। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, वेजिटेबल्स, ठीक हो गया। तो ये वन वर्ड में सारे आंसर हो गए हमारे। तो इन तीनों सवालों में मैचिंग हेडिंग्स में से, मैचिंग फीचर्स में से और समरी कंप्लीशन में से सबसे इजी क्वेश्चंस कौन से वाले हैं? आई थिंक सबसे इजी क्वेश्चन समरी कंप्लीशन वाले हैं, क्योंकि ये एक तो सीक्वेंस में है और हर खाली जगह से बाद वाला वर्ड और पहले वाले वर्ड से हमें उसका कीवर्ड मिल जाता है। तो इट विल बी इजी फॉर अस टू गेट द राइट आंसर इन अ लिमिटेड टाइम, जो भी गिवन टाइम होता है उसके अंदर। तो हमने तीन टाइप्स के क्वेश्चन किए हैं आज, मैचिंग हेडिंग्स वाले किए हैं, मैचिंग फीचर्स वाले किए हैं और समरी कंप्लीशन वाले किए हैं। तो सबसे, अगर हम इसको रेट करें तो सबसे आसान समरी कंप्लीशन वाले हैं, सबसे डिफिकल्ट जो है वो मैचिंग फीचर्स वाले हैं और मॉडरेट लेवल के मैचिंग हेडिंग्स वाले हैं, ठीक है। तो हमने पहले लेक्चर में जीटी रीडिंग के लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किए थे 3 टाइप्स, और उसके बाद जीटी लेक्चर 2 जो हमने दिया है रीडिंग का, इसमें हमने किए हैं रिमेनिंग 3 टाइप्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो आई मीन। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।